हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम अपना कॉमन पेपर इमर्जन इंडियन सोसाइटी कर रहे हैं, जिसमें हमने 2.2 अभी हम जो है वो 2.2 कवर कर रहे होंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम 2.2 को कुछ पार्ट में करके डिवाइड करके हम इसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक ही वीडियो में कवर करने से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में नहीं आई थी। इस वजह से मैंने इसको पार्ट में करके जो है वो पढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तक। हमने आइडियलिज्म के बारे में और नेचुरलिज्म के बारे में, दोनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में जो है वो चीज़ों को कवर कर रखा है। अभी फ़िलहाल हम प्रैग्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम वही चीज़ों को कवर करने वाले हैं जिसमें हम प्रैग्मेटिक्स, जिसे हम प्रयोजनवाद कहते हैं, तो इस प्रयोजनवाद को हम कवर कर रहे होंगे। अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो ये अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिक्स जो ये शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण आपका प्रयोजनवाद होता है। तो अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के एक प्रैग्मा शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य, या आप व्यवसाय भी कह सकते हैं, ये प्रभावपूर्ण कार्य भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि जो प्रैग्मेटिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका मतलब है प्रैग्मेटिक्स से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवहारिक या क्रिया। तो ये है। और प्रयोजनवाद जो होता है वो किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं, तो उस काम का जो परिणाम आता है उसी परिणाम को वो सत्य मानता है, और यही आपका प्रयोजनवाद होता है। जो व्यवहारिक क्रिया है, आप जो भी व्यवहारिक में चीज़ें करते हैं, उसका जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को ही जो है वो ये सत्य मानता है। प्रयोजनवाद का जो आशय है वो ये है कि सभी विचार मूल्यों का जो निर्माण है वो सत्य उनके व्यवहारिक परिणाम में पाया जाता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है या कोई भी थ्योरी है, वो तभी सत्य है जब आपके प्रयोग में वो चीज़ें सत्य पाई जाती हैं, तो वो चीज़ें सत्य मानता है। अगर आप कोई भी प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को करने पर आपको अगर जिस भी जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं, अगर वो प्रयोग करने पर वही रिजल्ट निकल के आता है, तो वो माना जाएगा कि वो चीज़ें सत्य हैं। अगर रिजल्ट उस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है जिस तरीके की आपने, मान लीजिए कोई भी आपने थ्योरी पढ़ा है या कुछ भी आपने पढ़ा है, अगर वैसा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है तो वो सत्य नहीं है। पूरी तरह से जो प्रयोजनवाद है वो प्रयोग पर आधारित है कि अगर आप कोई भी चीज़ है उसको आप डायरेक्ट सत्य ना मान करके उस पर प्रयोग करके अगर परिणाम संतोषजनक मिल रहा है तो फिर आप चीज़ों को सत्य मानिए। अगर परिणाम संतोषजनक नहीं है तो फिर आप उन चीज़ों को सत्य नहीं मानेंगे। तो इसी सिद्धांत पर जो है वो प्रयोजनवाद आपका काम करता है। प्रयोजनवाद जो है वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जो इंद्रिय ज्ञान है उसको ही संसार में सत्य मानते हैं। ये ना तो आत्मा को मानते हैं और ना ही परमात्मा को। जिस तरीके से आपने आदर्शवाद पढ़ा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार आप आदर्शवाद ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपने देखा होगा कि आदर्शवाद में क्या था कि वो परमात्मा को सत्य मानते हैं, मतलब जो आध्यात्मिक जगत है उसको सत्य मानते हैं। जबकि यहाँ पर प्रयोजनवाद में ऐसा कुछ नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत को सत्य ना मानते हैं, ना ही वो भौतिक जगत को सत्य मानते हैं। वो जो परिणाम निकल के आता है उस परिणाम को ही वो सत्य मानते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसका परिणाम आपको संतोषजनक मिल रहा है तो वो उसी चीज़ को सत्य मानते हैं, अन्यथा वो उस चीज़ को सत्य नहीं मानते हैं। पूरी तरह से क्रियाशीलता पर आधारित आपका ये प्रयोजनवाद है। अगर हम बात करते हैं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रयोजनवाद को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। अगर हम जॉन डेबी के अनुसार देखते हैं तो प्रयोजनवाद को उन्होंने करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद, वो सारे नाम दिए हैं। आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में कि जो है प्रयोजनवाद को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर प्रयोजनवाद को पुनर्रचनावाद किसने कहा था, तो फिर वो चीज़ें आपको देखनी है।
उसके बाद अगर हम चार्ल्स सैंडर्स और पियर्से के अनुसार देखते हैं तो इन्होंने प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद या फलवाद कहा था। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, तो आपको याद रखना है। और प्रयोजनवाद को, जो प्रयोजनवाद नाम है उसको विलियम एक्स किलपैट्रिक ने प्रयोजनवाद को प्रयोजनवाद नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, तो आप इसको जो है स्टार करके रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोजनवाद को प्रयोजनवाद किसने कहा तो विलियम एक्स किलपैट्रिक, इनके द्वारा ही प्रयोजनवाद को प्रयोजनवाद कहा गया था। और जो आपकी प्रयोजनवाद है ये, जैसा कि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आप पाश्चात्य दार्शनिक जो है कि विचारों को जो है वो आप पढ़ रहे हैं। तो जो ये प्रयोजनवाद है वो एक अमेरिकी दर्शन है, मतलब एक अमेरिकी विचारवाद है आपका। अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स और विलियम जेम्स के द्वारा इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क करके रखिएगा कि जो अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स और विलियम जेम्स थे, इन्हीं के द्वारा इस विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो किया गया था। अगर हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी, तो फिर जो है आप वहां से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और उसके अंतर्गत मैं 1-2 परिभाषाएं और भी ऐड करके मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूंगी। तो ये रॉस के अनुसार एक परिभाषा है, मैंने यहाँ पे बस एक ही परिभाषा को इंक्लूड कर रखा है। मैं PDF के साथ अटैच करके 1-2 और परिभाषाएं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, जहाँ से अगर आप चाहते हैं तो अपने नोट्स आप बना सकते हैं। तो रॉस के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की एवज में अपने मूल्यों का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, जो भी अपने मूल्य को निर्धारित करता है, वो अपनी क्रिया के एवज में करता है। जैसे उन्होंने कोई मनुष्य है, उन्होंने कोई प्रयोग किया, उस प्रयोग का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पर ही वो जो है अपने मूल्य को या अपनी किसी भी बात को वो उसका निर्माण करते हैं। और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की स्थिति में रहती है। कोई भी चीज़ है परमानेंट, वो स्टेबल नहीं है, कोई भी फैक्ट है वो स्टेबल नहीं है, वो चेंजेबल होता है, वो समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ चीज़ों में अलग अलग तरह के जो निर्माण है वो होते रहते हैं। प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया कि प्रयोजनवाद क्या होता है, तो आपको जो सिद्धांत हैं या जो उनके पाठ्यक्रम का जो नेचर है वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस आपको क्या वाद क्या कहता है, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, अगर आप उनकी विचारधाराओं को समझ लेंगे तो फिर आगे चीज़ों को पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। तो एक बार बस रिकॉल आप कर सकते हैं कि प्रयोजनवाद जो है वो पूरी तरह से इस बात को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। उसके लिए ना तो आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, ना तो भौतिक जगत श्रेष्ठ है। उसके लिए जो श्रेष्ठ है वो बस वही है कि आप जो भी काम करते हैं उस काम का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मायने रखता है उसके लिए। अगर आप कोई भी चीज़ है, आप किसी की बात को, मान लीजिए आपने कुछ भी सुना, जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे उस पर और उस प्रयोग का अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो फिर हाँ वो चीज़ सही है। अगर आपको उस प्रयोग का रिजल्ट निगेटिव मिलता है तो वो चीज़ें गलत हैं। किसी भी बात को ये पूरी तरह से ना तो सत्य मानते हैं, ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। चीज़ों में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है और जो भी चीज़ें हैं वो चेंजेबल होती हैं, समय के साथ उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। अगर हम बात करते हैं इनके सिद्धांतों पे, ये सत्य की प्रकृति, इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी फैक्ट या कोई भी मान लीजिए आप कोई भी सिद्धांत लाते हैं तो वो पूरी तरह से हमेशा के लिए सत्य होगा। वो सत्य हो सकता है, एक समय के लिए वो चीज़ें सत्य होंगी, लेकिन एक समय के बाद उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो भी सत्य है वो उसकी प्रकृति होती है कि वह परिवर्तनशील होता है। प्रयोजनवाद किसी शाश्वत एवं निरंतर सत्य में विश्वास नहीं रखते हैं। वो ऐसा नहीं मानते हैं कि कोई चीज़ हमेशा के लिए सत्य ही रहेगी, ये मानते हैं कि समय के साथ वो बदलेगी। इनके अनुसार जो बात आज सत्य है वह कल सत्य होगी, ऐसा मानना भ्रम है। जो चीज़ आज आपके लिए सत्य है हो सकता है कल आपके लिए वो चीज़ सत्य ना हो। तो ये चीज़ें कहते हैं क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और सत्य परिवर्तनशील है, और सत्य के परिवर्तनशील मान लें तो इससे विश्व का भी विकास जो है वो
जो है अवरुद्ध हो जाएगा। ये कहते हैं कि अगर हम किसी एक बात को ही सत्य हमेशा के लिए अगर हम सत्य मान लेते हैं तो उससे जो विकास है, वो देश का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ परमानेंट हमेशा के लिए वो सत्य नहीं हो सकती है। कोई चीज़ आज सत्य है तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ें कल भी सत्य हो, समय के साथ वो बदल सकती हैं। अनेक तत्वों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है, जो कि इनका दूसरा सिद्धांत है, जो कि ये कहते हैं कि जो संसार है उस संसार का जो निर्माण है वो किसी एक पार्टिकुलर तत्व से नहीं, बहुत सारे तत्वों से मिलकर जो है इसकी रचना हुई है। इसीलिए इसका जो सिद्धांत है ना, मतलब जो प्रयोजनवाद है, उसका एक और भी नाम है जिसे हम बहुतत्ववादी कहते हैं। ये गलत टाइप हुआ है, ये बहुतत्ववादी जो है इसको भी हम कहते हैं। जो प्रयोजनवाद आपका है उसको हम बहुतत्ववादी भी कहते हैं। तो प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि अनेक तत्वों से मिलकर जो है वो किसी भी पदार्थ की रचना वो किसी एक तत्व से नहीं, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के जो है उसकी रचना हुई है, और इस कारण इस दर्शन को हम बहुतत्ववादी कहते हैं। प्रयोजनवादियों का मानना है कि इन तत्वों के मध्य क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें कुछ रचनात्मक परिवर्तन होता है, और इस क्रिया का विशेष गुण यह है कि यह सदा चलती रहती है। इसीलिए प्रयोजनवादी कहते हैं कि जो संसार है वो सदैव क्या है, वो निर्माण की स्थिति में रहता है, कि जो भी तत्व है वो अलग अलग तत्वों से मिलकर के उसका निर्माण हुआ है। कोई एक तत्व से मिलकर किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसमें हमेशा जो है वो परिवर्तन होता रहता है, कुछ रचनात्मक कार्य जो है उसमें होते रहते हैं। और इसी वजह से जो है जो संसार है वो ऐसा मानते हैं कि संसार जो है वो हमेशा किसी न किसी नई चीज़ के निर्माण में जो है वो हमेशा लगा रहता है। अगला है सामाजिक कुशलता व सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये जो भी इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मतलब जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा मैंने इसमें नोट डाउन कर रखा है। और इतना ज़्यादा थ्योरी पार्ट लिखने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है, क्योंकि आपको थ्योरी लिखना है एग्ज़ाम में, तो यहाँ से आपको जो है मैटर मिल जाएगा एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है। तो इसके लिए ये सारा मैटर जो है वो आपको दिया जा रहा है। सामाजिक कुशलता व सामाजिक विकास का सिद्धांत। जो प्रयोजनवादी मानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो उसके अंदर जो है वो कुछ सामाजिक कुशलताएं, जो सामाजिक गुण हैं, उसका भी जो विकास जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अगला आपका सिद्धांत है किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि प्रयोजनवादी जो हैं वो कोई किसी भी ऐसे सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। ये ना तो ईश्वर को मानते हैं और ना ही जो है मतलब ये आत्मा को, परमात्मा को या फिर आध्यात्मिक जो जगत है उन सब में ये बिलीव नहीं करते हैं कि कोई चीज़ आज है तो वो परमानेंट वैसे ही रहेगी जैसे आज है, बदलेगी नहीं। वो इस टाइप में किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। ये मानते हैं कि चीज़ें क्रियाशील हैं, मतलब संसार निर्माण की स्थिति में रहता है, चीज़ों में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो ये किसी भी सार्वभौमिक सत्ता को जो है वो सत्य नहीं मानते हैं, और पूरी तरह से ये क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है कि चीज़ों के परिणाम जो निकल के आएंगे, हम कोई भी काम करते हैं उसका जो भी रिजल्ट, जो भी आउटकम निकल के आता है, अगर वो हमारे लिए सत्य है तो वो चीज़ें सत्य है, और जो है अगर वो हमारे लिए सत्य नहीं है तो वो सत्य नहीं है। तो इस पे ये काम करते हैं। किसी भी सार्वभौमिक सत्ता को, जैसे ईश्वर हो गया, तो ईश्वर में इनका बिलीव नहीं है कि नहीं ईश्वर ही है, ईश्वर के बारे में ही जानना सब कुछ है। वो ना तो ये जो आपका आइडियलिज्म है, विचारवाद है, उसको ही ये ज़्यादा महत्व देते हैं, उस पर भी ये विश्वास नहीं करते हैं। इनका अलग ही है कि ये चीज़ों को करके जब बच्चा सीखता है तो उस पर ये जो है वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके शिक्षा के सिद्धांत पे, तो अगर आपको जो है आइडियलिज्म के अगर हम बात करते हैं, अगर आपको प्रयोजनवाद के जो है मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर ये चीज़ें बस वहीं से निकल के चीज़ों को लिया गया है। तो इनके शिक्षा के सिद्धांत भी इसी आधार पे हैं कि ये अनुभव के पुनर्निर्माण की बात करते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो भी चीज़ों का निर्माण करते हैं या जो भी नई चीज़ें हम बनाते हैं, कोई भी नया हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं,
हैं, उसके जो रिजल्ट होते हैं उस पे ही इनका ज़्यादा फोकस होता है। सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा एक समाज का एक बहुत कहते हैं कि मतलब व्यक्तित्व, जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, इस तरह की शिक्षा के बारे में ये बात करते हैं। मनुष्य को समाज में रहना है तो समाज के जो नियम कानून है या फिर समाज के जो मूल्य हैं उनका व्यक्ति के अंदर विकास होना चाहिए। समय के अनुसार, जिस तरीके का समय है, जिस तरीके का समाज है, उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाए, इस पर ये बात करते हैं। बाल केंद्रिता पर आधारित शिक्षा की बात करते हैं कि बालक है, बालक की अलग अलग, बच्चे की अलग अलग रुचियाँ, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार ही उनको जो है वो शिक्षा देनी चाहिए, इस पर ये बात करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं कि बच्चे को समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीके और जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुसार बच्चों को ढालना, इस तरीके की एजुकेशन देने की बात करते हैं। और शिक्षा जो है वो सामाजिक जीवन का आधार है। तो ये इनके कुछ सिद्धांत हैं आपके। अगर हम इनके उद्देश्य देखते हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो नवीन आदर्शों का सृजन कर सके और बदलते परिवेश के साथ नवीन मूल्य जो है वो विकसित कर सके। कि जिस तरीके से परिवेश बदल रहा है, बच्चे का आसपास का एनवायरनमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, उस तरीके से आप बच्चों को नए मूल्यों का निर्माण करवाएं जिससे बच्चे का विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य मानव को एक क्रियात्मक व्यक्तित्व प्रदान करना है, जिसमें बच्चा जो है वो निष्क्रिय होकर के चीज़ों को न सीखे, बल्कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जा रही है, जो भी प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चे को एक क्रियाशील प्राणी बनाया जाए, जिसमें बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखे। बच्चा नई नई चीज़ों के बारे में किसी भी बात को सुन करके उसको सत्य ना मान ले, बल्कि वो खुद उन चीज़ों पर अपना एक्सपेरिमेंट करे, उसके रिजल्ट जो आए उस पर बच्चे का ध्यान हो, उसको देख करके या उस रिजल्ट को जो है प्राप्त करके बच्चा सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस कर सके, इस पर आधारित शिक्षा की बात ये करते हैं। बाल केंद्रिता पर आधारित शिक्षा पर इनका जोर होता है कि हमें बच्चे का विकास करना है तो बच्चे के विकास के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देने की बात करते हैं। शिक्षा सत्य के खोज पर आधारित हो, समस्त क्रियाएं व अनुभव प्रयोग पर आधारित हो, तभी उसको वो सत्य माने। कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वो बच्चा खुद उन चीज़ों को जो है वो खोज करके बच्चा सीखे, जो मतलब बच्चा खुद करके सीखे, उस पर आधारित ये इनका जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है। और शिक्षा का उद्देश्य है अनुभव की पुनर्रचना एवं निर्माण करना। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो जिस तरीके से इनकी शिक्षा के उद्देश्य हैं कि बच्चे को एक क्रियाशील प्राणी बनाना है, बच्चा खुद करके सीख सके, बच्चे का एक सफल व्यक्तित्व का विकास करना है, मतलब एक क्रियाशील व्यक्तित्व बच्चे के अंदर हो, बच्चा अपने अनुभवों के माध्यम से सीख सके। तो उसी तरह का ये पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे। जो भी पाठ्यक्रम हो, पहली बात तो वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग उसके अनुभवों पर आधारित वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। और उस पाठ्यक्रम में एकीकरण होना चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके बच्चा सीख सके, खोज करके बच्चा सीख सके, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। बच्चा सामूहिकता में कार्य करके जो है वो चीज़ों को सीख सके, बच्चा खोजबीन के माध्यम से चीज़ों को सीख सके, तो बच्चा कुछ मतलब जो है रचनात्मक कार्य कर सके, इस तरह के इस तरह के विषयों को पाठ्यक्रम में जो है वो शामिल करने की बात करते हैं। और जिससे बच्चे को एक सफल जो व्यक्तित्व है बच्चे का वो उभर करके सामने आए, एक क्रियाशील व्यक्तित्व बच्चे का निर्माण हो, उस पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादियों का मानना है। और अगर हम प्रयोजनवाद में शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियां भी उसी पर आधारित होंगी कि बच्चे क्रियाशील हों, ऐसी शिक्षण विधियां हों जिसमें बच्चा करके सीख सके, बच्चे की अनुभवों पर आधारित विधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, और अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके मतलब एकीकरण करके चीज़ों को बच्चे को सिखाया जाए। बच्चे सामूहिक क्रियाकलाप में हैं, जैसे आपने चाइल्ड डेवलपमेंटल लर्निंग पढ़ा होगा तो वहाँ पर वाइगोस्की के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर वो बात करते हैं कि बच्चों को सामूहिकता में सिखाना चाहिए, बच्चे इंटरेक्शन के माध्यम से चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो ये सामूहिकता जो क्रियाविधि है उसकी भी इसमें बात की जाती है कि बच्चों को ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसे चीज़ों को आप इन्वॉल्व करवाइए जिसमें बच्चा समूह में भी कार्य करके चीज़ों को सीख सके, कोई प्रयोग कर सके। तो इस आधार पर भी पाठ्यक्रम में क्रियाविधियाँ मतलब जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वो होनी चाहिए। बच्चा योजना बना के सीख सके, योजना विधि जो है वो भी इसमें बात की जाती है। और बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए।
और अगर इसमें शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो आदर्शवाद में अगर आप शिक्षक की भूमिका जिस तरीके से लेते हैं कि शिक्षक इस तरह का होना चाहिए कि उसको देख करके बच्चे सीखते हैं। मतलब शिक्षक जिस तरीके का, अगर शिक्षक का चरित्र अच्छा है और शिक्षक एक मतलब शिक्षक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए, तो शिक्षक अगर अच्छा है, शिक्षक का चरित्र अच्छा है और तो उनको देख करके बच्चे भी सीखते हैं। तो इसमें प्रयोजनवाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी शिक्षक की जिस तरीके से आदर्शवाद में बताया गया है कि शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे शिक्षक से सीखते हैं, उसके उनको देख करके, उनके आचरण को देख करके चीज़ों को सीखते हैं। वैसे ही प्रयोजनवाद में भी शिक्षक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसमें भी शिक्षक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक जो होना चाहिए वो सत्य का निर्माण करने वाला होना चाहिए। किसी भी फैक्ट को ऐसे ही बच्चों को सिर्फ बता नहीं देना चाहिए, बल्कि उस पर एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाना चाहिए कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जो है पूरी तरह से सत्य है, ठीक है, और या फिर असत्य है तो वो क्यों है, तो उसका भी रीज़न उसके पास होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से जो भी वो बात कर रहा है उसको प्रूव करके दिखाने की जो क्षमता है वो शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान का जानकार शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक को खुद ही जानकारी नहीं है या जो है वो खुद ही चीज़ों को सही है या फिर गलत है उसको जो है वो कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो जो है वो एक प्रॉब्लम जो है बच्चे के लिए भी क्रिएट करेगा। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान विज्ञान का जानकार हो। जैसे अगर मुझे ही अपने सब्जेक्ट में जानकारी नहीं है तो फिर मैं आपको क्या जानकारी दूंगी। तो इसी वजह से जो अब इस तरीके से अगर बात करते हैं प्रयोजनवाद में, तो प्रयोजनवाद तो ये कहता है कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, अगर चीज़ें सही पा रही हैं, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें सही आ रही हैं तो इसका मतलब है वो सत्य है, अगर सही नहीं आ रही है तो वो चीज़ें असत्य हैं। तो इसी तरीके से जानकारी रहेगी तभी आप चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। तो इसी वजह से शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक हो उसको ज्ञान विज्ञान का बेहतर जानकार होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। अनुभवशील होना चाहिए शिक्षक को, एक्सपीरियंस है शिक्षक का वो शिक्षक के पास होना चाहिए और क्रियाशील शिक्षक होना चाहिए, एक परिश्रमी शिक्षक होना चाहिए। इस तरीके से जो शिक्षक की भूमिका है पूरी तरह से, अगर हम शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो आपका जो प्रयोजनवाद है उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से प्रयोजनवाद में भी शिक्षक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। तो ये है आपका, बाकी जो भी आपका बचा हुआ है एक पॉइंट, तो उसको भी अगले वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। आप इसको वीडियो को जब भी देख रहे होंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम टाइम है, मान लीजिए आप तब देख रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मतलब अभी आपने जो भी पढ़ा है, जैसे आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद मैंने आपको पढ़ाया, फिर प्रयोजनवाद में आपको पढ़ाया, तो तीनों में अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करती हूँ तो वो प्रयोजनवाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लास्ट में भी देखते हैं, जैसे एग्जाम टाइम में भी देखते हैं, तो आप प्रकृतिवाद को छोड़ सकते हैं 1 मिनट के लिए, आदर्शवाद को थोड़े टाइम के लिए आप स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन प्रयोजनवाद आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्रियाशीलता पर आधारित की बात करता है, जो कि आज की एजुकेशन की नीड भी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।